Hello students, good morning. Today we are starting a new chapter 5th, state of matter. Okay, now we will discuss about some topics of this chapter. First, differentiating the three states of matter in terms of melting point and boiling point. Okay, फर्स्ट है आपका ए सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड इफ़ इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ अबव रूम टेम्परेचर अंडर 180 m यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर किसी सब्सटेंस का यानी कि जो सॉलिड है आपका कोई भी सब्सटेंस सॉलिड तब कहा जाता है जब उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से अबव होता है और किस कंडीशन में अंडर 180 m प्रेशर पर। ओके, Next, a substance is said to be liquid if its melting point is below room temperature and boiling point above room temperature. Okay, हम किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड तब कहते हैं जब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से तो नीचे होता है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर से अबव होता है। ओके, नेक्स्ट टर्म है आपकी A substance is said to be gas if its boiling point is below room temperature under 180 m pressure. हम किसी भी सब्सटेंस को गैसेस फॉर्म में तब बोलते हैं जब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर से कम होता है यानी कि रूम टेम्परेचर से बिलो होता है अंडर 180 m प्रेशर। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्रिपल पॉइंट। व्हाट इज़ ट्रिपल पॉइंट? द थ्री टेम्परेचर triple point, the temperature at which the three phase of all substance exist together is called ट्रिपल पॉइंट। यानी कि किसी भी सब्सटेंस की जब तीनों फेज़ एक पॉइंट पर एग्जिस्ट करती हैं तब वो आपका ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। एग्जाम्पल है आपका वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फेजेज, दैट इज़ आइस यानी कि सॉलिड फॉर्म में, वाटर यानी कि लिक्विड फॉर्म में एंड वाटर वेपर यानी कि गैसेस फॉर्म में सिमिल्टेनियसली एट 0.01 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर हम इसको केल्विन में लेते हैं तो 273.16 केल्विन एंड 4.58 प्रेशर पर एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि वाटर की जो तीन फेज़ होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस वो आपकी इतने टेम्परेचर पर और इतने प्रेशर पर एग्जिस्ट करती हैं। तो यही पॉइंट जो है वो आपका ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स। व्हाट इज़ इंटरमोलिकुलर फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग अमंग द मोलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। एक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि वो अट्रैक्शंस जो किसी भी सब्सटेंस के मोलिक्यूल्स के बीच में, और सब्सटेंस क्या हो सकता है आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है, उन मोलिक्यूल्स के बीच में लगता है वही आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। दीज फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। ये जो आपका फोर्स होता है वो किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट है आपका ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्स हायर द बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी सब्सटेंस के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसके जो मोलिक्यूल्स है वो बहुत ही टाइटली बॉन्डेड रहेंगे एक दूसरे से, ठीक है, और उन टाइटली बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी, ज़्यादा टेम्परेचर हमें इसको देना पड़ेगा। तो आप जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा आएगा। ओके, ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स हायर इज़ द मेल्टिंग पॉइंट। इंटरमोलिकुलर फोर्स की स्ट्रेंथ यानी कि पावर या मजबूती, स्ट्रॉन्गनेस जितनी ज़्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स अराइजिंग ड्यू टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शंस। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो कुछ फॉलोइंग रीजंस की वजह से
या फॉलोइंग इंटरेक्शंस की वजह से अराइज होता है। ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट है डाइपोल डाइपोल, सेकंड है आयन डाइपोल, थर्ड है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, फोर्थ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, फिफ्थ डिस्पर्शन फोर्स एंड सिक्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लास्ट चैप्टर यानी कि केमिकल बॉन्डिंग में भी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो हम इस टॉपिक में यहाँ 5 टाइप्स के आपके इंटरेक्शंस स्टडी करेंगे। एक नोट पॉइंट दिया हुआ है स्टूडेंट यहाँ पर, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल एंड डिस्पर्सन फोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड वंडर वाल फोर्स। यानी कि ये 3 टाइप्स के जो आपके फोर्स होते हैं इनको हम वंडर वाल फोर्स भी बोलते हैं। सेकेंड इन नोट पॉइंट क्या है आपका, आयन डाइपोल एंड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स आर नॉट वंडर वाल फोर्स। ये 2 टाइप्स के जो आपके फोर्स होते हैं ये वंडर वाल फोर्स में आपके नहीं आते, ओके। नेक्स्ट टाइप का है आपका इनकी फर्स्ट टाइप का है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। यानी कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस क्या होता है, दीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस अकर्स अमंग द पोलर मोलिक्यूल्स। Polar molecules have permanent dipole. The positive poles of one molecule is thus attracted by negative poles of other molecules. Okay, ये जो आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होता है ये पोलर मोलिक्यूल्स के बीच में होता है, ठीक है। एक जब आपका कोई पोलर मोलिक्यूल्स होता है तो पोलर मोलिक्यूल्स में प्रेजेंट एटम्स में एक एटम्स के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे एटम्स के पास आपका निगेटिव चार्ज होता है। तो वो जो निगेटिव वाला पोल होता है आपका वो किसी दूसरे मोलिक्यूल के पॉजिटिव पोल्स को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये आपका डाइपोल डाइपोल होता है। जैसे एग्जाम्पल में आपने देखा है HCl। HCl एक पोलर मोलिक्यूल है, तो HCl में H पर पॉजिटिव होता है और क्लोरीन पर निगेटिव होता है। ये HCl जो है वो किसी दूसरे HCl में प्रेजेंट यानी कि इस HCl में क्लोरीन का जो निगेटिव पोल है वो किसी दूसरे HCl के पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। यानी कि इन HCl क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्वायर ए स्लाइटली नेगेटिव चार्ज वेयर एज हाइड्रोजन एंड बिकम स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस टेक प्लेस अमंग द HCl मोलिक्यूल्स, ओके। नेक्स्ट टाइप का आपका आता है, यहाँ पर आपका डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन किया गया है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस को, ओके। नेक्स्ट टाइप का है आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। आयन डाइपोल इंटरेक्शंस में क्या होता है, दिस इज़ द अट्रैक्शंस बिटवीन आयन्स में आपका कैटायन और एनायन दोनों हो सकते हैं एंड ए पोलर मोलिक्यूल्स, ठीक है। एक किसी पोलर मोलिक्यूल्स और आयन्स के बीच में जो इंटरेक्शंस होता है वो आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शंस होता है। एग्जाम्पल, व्हेन NaCl डिज़ोल्व इन H2O। स्टूडेंट NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है और किस में ब्रेक डाउन होता है वो Na पॉजिटिव आयन में और क्लोराइड आयन्स में। यानी कि जब NaCl को आपका वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है और वाटर क्या है, एक पोलर मोलिक्यूल्स है और NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। तो जब NaCl को हम पोलर यानी कि वाटर मोलिक्यूल्स में डिज़ोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि सोडियम आयंस एज वेल एज टूवर्ड्स क्लोराइड आयंस यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जब हम NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करा तो Na आयन और Na पॉजिटिव आयन्स और क्लोराइड निगेटिव आयन्स आपका प्रेजेंट हो गया। तो सोडियम पॉजिटिव आयन्स के चारों तरफ वाटर मोलिक्यूल्स जो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। और वाटर मोलिक्यूल्स क्या है, एक पोलर है, इसके पास भी एक पॉजिटिव एंड होता है और एक निगेटिव एंड होता है। तो सोडियम आयन पॉजिटिव है इसलिए वाटर मोलिक्यूल का निगेटिव एंड इसके पास आता है, यानी कि Na पॉजिटिव और वाटर के निगेटिव पोल्स के बीच में इंटरेक्शंस होता है। ये आपका डायग्राम में शो किया गया है। इसी तरह से क्लोराइड आयन कैसा है, निगेटिव चार्ज है। तो क्लोराइड आयन के चारों तरफ वाटर मोलिक्यूल्स के वाटर के जब मोलिक्यूल्स आते हैं तो वाटर
मोलिक्यूल्स के पॉजिटिव एंड उसके पास होते हैं, यानी कि वाटर मोलिक्यूल्स के पॉजिटिव एंड और क्लोराइड आयन के बीच में इंटरेक्शंस होता है। ठीक है, ड्यू टू ग्रेटर चार्ज डेंसिटी ऑन द कैटायन एंड smaller size of cation, this interactions is usually stronger। ठीक है, यानी कि चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से और कैटायन का साइज़ भी छोटा होने की वजह से ये जो कैटायन और पोलर मोलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शंस होता है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है। किसके कंपैरिजन में? एनायन और पोलर मोलिक्यूल्स के इंटरेक्शंस के बीच में से। क्यों? क्योंकि एनायन का जो साइज़ होता है वो आपका लार्ज होता है, ओके, और कैटायन का साइज़ आपका छोटा होता है। साइज़ छोटा होता है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो कैटायन और पोलर मोलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शंस होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन एनायन और पोलर मोलिक्यूल के इंटरेक्शंस के बीच में। ओके, हेयर आर ए क्वेश्चंस। Why is the NaCl insoluble in CCl4? NaCl CCl4 में insoluble क्यों होता है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट, CCl4 being non-polar cannot be interact with sodium ion and chloride ion, hence NaCl insoluble in CCl4, यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CCl4 क्या है? नॉन पोलर मोलिक्यूल्स है। जब ये नॉन पोलर मोलिक्यूल्स है तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव एंड्स तो होंगे नहीं। जब पॉजिटिव और निगेटिव एंड्स नहीं होंगे तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस को भी इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टाइप आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। A non-polar molecules may be polarized by the presence of ion near it, that is, it becomes an induced dipole. The interactions between them are called ion-induced dipole interactions। ठीक है, यानी कि अगर किसी नॉन पोलर मोलिक्यूल्स में किसी आयन की वजह से पोलरिटी डेवलप होती है तो वो आपका आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शंस कहलाता है। ठीक है, हेयर आर एग्जाम्पल। इन प्रेजेंस ऑफ NO3 नेगेटिव आयंस, आयोडीन मोलिक्यूल्स विच इज़ नॉन पोलर गेट पोलराइज्ड। नाइट्रेट आयन की प्रेजेंस में जो आपका आयोडीन मोलिक्यूल्स है वो आयोडीन मोलिक्यूल्स आपका नॉन पोलर होता है, तो जब आयोडीन मोलिक्यूल्स के पास में कोई भी आयंस आता है तो इस नॉन पोलर आयोडीन मोलिक्यूल्स में पोलरिटी डेवलप हो जाती है, यानी कि इसमें स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका कहलाता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, यानी कि किसी नॉन पोलर मोलिक्यूल्स में आयन की वजह से पोलरिटी का इंड्यूस होना। ओके, नेक्स्ट टाइप आता है आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, a non-polar molecules may be polarized by a presence of polar molecules near it। अगर किसी नॉन पोलर मोलिक्यूल्स में किसी पोलर मोलिक्यूल्स की वजह से जो कि उसके पास में प्रेजेंट है पोलरिटी डेवलप होती है तब उसको हम डाइपोल इंड्यूस डाइपोल बोलते हैं, यानी कि एक डाइपोल की वजह से किसी दूसरे मोलिक्यूल्स में डाइपोल का डेवलप होना, thereby making it an induced dipole। The interactions between them are called dipole-induced dipole interactions। Here are present in diagram। A and B is a polar molecules and noble gas are non-polar। noble gases को तो आप जानते हैं वो नॉन पोलर होती है, तो किसी पोलर मोलिक्यूल की वजह से नॉन पोलर में पोलरिटी डेवलप होना आपका डाइपोल इंड्यूस डाइपोल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका डिस्पर्जन फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द इंड्यूस्ड मोमेंट्री डाइपोल आर कॉल्ड लंडन डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द इंड्यूस्ड मोमेंट्री डाइपोल, यानी कि
इंड्यूस मोमेंट्री डाइपोल्स जो होते हैं, यानी कि जिनमें पोलैरिटी डेवलप की गई हैं और वो कैसे हैं, मोमेंट्री फॉर्म में हैं, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शंस होता है वो ही आपका डिस्पर्जन फोर्स कहलाता है। जैसे ये आपका एक मोमेंट्री डाइपोल है, ठीक है, और एक ये आपका इंड्यूस डाइपोल है, यानी कि इसमें पोलैरिटी डेवलप हुई है। ऑलरेडी इसमें पोलैरिटी थी नहीं, लेकिन किसी की वजह से इसमें क्या है, पोलैरिटी डेवलप हुई है, और ये कैसा है, एक मोमेंट्री डाइपोल है। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शंस होगा या इंटरेक्शंस होगा वो आपका डिस्पर्जन फोर्स कहलाता है। ओके, तो ये आपका यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस आपका फिनिश्ड हुआ। एंड नेक्स्ट आता है आपका थर्मल एनर्जी। व्हाट इज़ थर्मल एनर्जी? थर्मल एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ ए बॉडी अराइज फ्रॉम मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, थर्मल एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ ए बॉडी अराइजिंग फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम, यानी कि किसी भी एटम में या वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी में प्रेजेंस एटम में मोशन को प्रोड्यूस करे या किसी मॉलिक्यूल्स में मोशन को प्रोड्यूस करे, वो एनर्जी आपकी थर्मल एनर्जी कहलाती है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्यों होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? बिकॉज स्टूडेंट, जब हम किसी भी सॉलिड हो या लिक्विड हो, हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, और जब वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है तो मॉलिक्यूल्स क्या किस फॉर्म में आ जाते हैं, मोशन की फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि वो रैंडमली मूवमेंट करने लगते हैं इधर उधर। तो ये जो मॉलिक्यूल्स में मोशन है वो किसकी वजह से है, टेम्परेचर्स की वजह से, और टेम्परेचर से जो रिलेटेड एनर्जी होती है हम उसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो यानी कि थर्मल एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के, यानी कि हम टेम्परेचर को जितना इंक्रीज़ करते हैं मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की थर्मल एनर्जी उतनी ही इंक्रीज़ करती है। और हमें ये पता कैसे चलता है, मॉलिक्यूल्स जितना मोशन की फॉर्म में होगा उसकी थर्मल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट है आपका इंटरमोलिक्यूल्स वेज थर्मल एनर्जी। Some of the properties of solid, liquid and gases can be explained on the basis of their interactions energy and thermal energy। यानी कि किसी भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को हम उसमें प्रेजेंट इंटरेक्शंस एनर्जी और थर्मल एनर्जी के बेस पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका, ए सॉलिड हैज़ रिग्ड बिकॉज थर्मल एनर्जी इज़ टू वीक। कोई भी सॉलिड जो है वो रिग्ड क्यों होता है, क्योंकि उसकी थर्मल एनर्जी बहुत कम है या वीक है। वीक क्यों है, क्योंकि थर्मल एनर्जी क्या है, यानी कि जितना भी कोई मॉलिक्यूल्स या एटम्स की मोशन ज़्यादा होगा या उसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी। और सॉलिड में प्रेजेंट एटम्स की जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है या मोशन फॉर्म होती है वो बहुत कम होती है। क्यों, क्योंकि सॉलिड में सारे मॉलिक्यूल्स पास में ज्वाइंट होते हैं, उनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, तो इसलिए उनकी जो थर्मल एनर्जी होती है वो बहुत वीक होती है ओवर द पावर ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, यानी कि उनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और थर्मल एनर्जी कम होती है। ठीक है, इन गैसेस थर्मल एनर्जी इज़ सो हाई, जबकि गैसेस में थर्मल एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, दैट द मोलिक्यूल्स कैन नॉट कम इन क्लोज टुगेदर। और इसी की वजह से क्या होता है कि जो मोलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के वो एक दूसरे के पास नहीं आते, क्योंकि इनकी थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वो एक इधर उधर मूव करते रहते हैं, मोशन फॉर्म में रहते हैं। In liquid there is a reasonable balance between the attractive intermolecular force and thermal energy। जबकि लिक्विड फॉर्म में क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी में क्या होता है, एक बैलेंस होता है।
उनके उस लिक्विड में ना तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और ना ही उनकी जो थर्मल पावर होती है वही ज़्यादा होती है, दोनों एक दूसरे में बैलेंस होती है। ओके, ए सॉलिड melts on heating because on heating the thermal motion increase। कोई भी सॉलिड जो है वो हीट करने पर मेल्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है मेल्ट? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स की मोशन फॉर्म है वो इंक्रीज़ कर जाती है, यानी कि हीट करने पर जो थर्मल मोशन होता है वो इंक्रीज़ करता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है, वो इधर उधर मूव करने लगते हैं, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड्स देयर molecules exist together, that is both of them are condensed state, यानी कि इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में, यानी कि इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड्स देयर मोलिक्यूल एग्जिस्ट टुगेदर, यानी कि सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में क्या होता है कि इनके जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि दैट इज़ बोथ ऑफ देम आर कंडेंस्ड स्टेट। अगर हम सॉलिड्स किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में, और लिक्विड किस में हो जाता है? यानी कि सॉलिड हुआ आपका लिक्विड में और लिक्विड हुआ आपका सॉलिड में, तो ये दोनों क्या होती हैं? एक दूसरे में कंडेंस फॉर्म होती है। इंस्टेड ऑफ मैटर हैविंग सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शंस, ठीक है, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर हैविंग द, स्टेट ऑफ मैटर में क्या है कि हैविंग द सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शंस, इनके बीच में अच्छा खासा सा क्या होता है? इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शंस होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसमें देखिए ये दिया हुआ है आपका सॉलिड किस में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड में, और लिक्विड कन्वर्ट हुआ किस में? गैसेस में। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे आप सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे और लिक्विड से गैसेस में जाएंगे, तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में जाने पर इंक्रीजिंग थर्मल एनर्जी, इनकी थर्मल एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज़ करती है। जबकि आप जब रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, यानी कि गैसेस से लिक्विड में और लिक्विड से आप सॉलिड में जाएंगे, तो इस कंडीशन में आपका इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शंस, यहाँ पर आपका इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शंस इंक्रीज़ करता है। तो ये क्या है? आपस में ये तीनों ही कंडेंस फॉर्म होती हैं, ठीक है। एक यहाँ पर नोट पॉइंट दिया हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन are all elements that exist as gas at room temperature। यानी कि ये टोटल 11 एलिमेंट्स हैं आपके जो कि रूम टेम्परेचर पर गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ गैसेस की प्रॉपर्टी दी हुई हैं, देखिए। द गैसेज स्टेट इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। गैसेस को क्या किया जा सकता है? हाईली कंप्रेस, बहुत कंप्रेस कर सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट है गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। गैसेस जो होती हैं वो सभी डायरेक्शंस में इक्वली प्रेशर प्रोड्यूस करती हैं। गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी दैन द सॉलिड एंड लिक्विड। गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड और लिक्विड से बहुत कम होती है। द वॉल्यूम एंड द शेप ऑफ गैसेस आर नॉट फिक्स्ड। गैसेस की शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होती हैं। दीज असम्प वॉल्यूम शेप ऑफ द कंटेनर। ये जिस कंटेनर में रखी जाती हैं उसी की शेप को ले लेती हैं। गैसेस द वॉल्यूम गैसेस मिक्स इवनली एंड कम्प्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शंस विदाउट एनी मैकेनिकल एड्स। हम बिना किसी मैकेनिकल एड्स के गैसेस को किसी भी प्रोपोर्शंस में मिक्स कर सकते हैं। ओके, दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। एंड नेक्स्ट है आपका गैसेस लॉ। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। गैसेस लॉ, फर्स्ट लॉ है आपका बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ गिव द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी कि बॉयल्स लॉ आल्सो known as pressure volume relationship. Okay, what is Boyle's law? At a constant temperature the pressure of fixed amount
दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, ठीक है, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस वेरी इन्वर्सली विद इट्स वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। हेयर आर पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या पी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/b के। तो यहाँ पर क्या है, ये पी प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक दूसरे का अपोजिट होना। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, और अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज़ करेगा। तो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, यानी कि जिस गैस की नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, फिक्स्ड हो, और उसका टेम्परेचर क्या हो, वो भी कांस्टेंट हो। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, हम जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है। तो P = K1 1/V, हम इसको K भी लिख सकते हैं, K1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका मॉडिफाइड इक्वेशन आ गई, P = K1/V के, ओके, वेयर K क्या है, K = प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो हम PV = K भी लिख सकते हैं, या PV = K1। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी कि P and B ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज़ कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है किसी भी गैस के लिए, यानी कि जिसकी अमाउंट फिक्स्ड हो, वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ओके। इफ़ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर ऑक्यूपाई वॉल्यूम V1 एट प्रेशर P1 undergoes expansion so that volume become V2 and pressure become P2, then according to Boyle's law P1 V1 = P2 V2 = constant। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर पर जिसका वॉल्यूम कितना है, V1 है, और प्रेशर कितना है, P1 है, और वो क्या कर जाए, वो गैस वो एक्सपेंस कर जाए, यानी कि वो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाए। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि हमने एक गैस ली है और उसमें क्या है, उसका जो नंबर ऑफ मोल्स है या जो उसका हमारा अमाउंट है वो फिक्स्ड है, और उस कंडीशन में उसका जो वॉल्यूम है वो V1 है और प्रेशर उसका P1 है। लेकिन अगर वो गैस एक्सपेंस होती है, ठीक है, उसके अंदर एक्सपेंशन की प्रोसेस होती है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, P2 हो जाता है, और प्रेशर कितना हो जाता है, P2 हो जाता है। तब इस स्टेट में हम यानी कि गैस की 2 डिफरेंट कंडीशन के लिए जो हम बॉयल्स इक्वेशन लिखेंगे वो लिखेंगे P1 V1 = P2 V2 = कांस्टेंट, एंड हेयर आर ए मॉडिफाइड इक्वेशन P1/P2 = V2/V1, ओके। एक नोट पॉइंट है यहाँ, ए स्टैंडर्ड और नॉर्मल atmospheric pressure is defined as the pressure exerted by mercury column exactly 76 mm at 0 degree Celsius। यानी कि एक स्टैंडर्ड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जिसका प्रेशर क्या हो 0 डिग्री सेल्सियस पर 76 mm होता है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए 1 ATM = होता है 76 सेंटीमीटर और 760 mm यानी कि मिलीमीटर। और अगर हमें बार में देखना है इसको तो 1 ATM इक्वल होता है 1.01 बार के, और 1 बार इक्वल होता है आपका 0.098 ATM के, 987 ATM के, ओके। एक यहाँ पर आपका ऑन द बेसिस ऑफ ए बॉयल्स लॉ, here are a numericals, a vessels of 120 ml capacity contain a certain mass of gas at 20 degree Celsius and 750 mm pressure. The gases was transferred to a vessels whose volume is 180 ml. Calculate the pressure of the gas 20 degree Celsius।
अब यहाँ पर क्या है देखिए स्टूडेंट कि जब हमने गैस को फर्स्ट वेसल्स में था तब भी उसका टेम्परेचर कितना था 20 था, और जब हमने इसको सेकेंड उसमें ट्रांसफ़र कर दिया तब भी उसका टेम्परेचर 20 है। तो हेयर आर टेम्परेचर कांस्टेंट। देन V1 कितना है स्टार्टिंग में, यानी कि फर्स्ट ए वेसल्स में जब वो था, फर्स्ट वेसल्स में था तो उसका वॉल्यूम आपका V1 था। एंड प्रेशर था आपका 750 mm, यहाँ पर ये mm है, ओके, ये mm है आपका, ml नहीं है, mm। एंड B2 कितना है आपका, B2 था आपका 180 ml। आपको P2 क्या करना है, P2 यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो आप लगाइए इक्वेशन लगेगी आपकी P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1, ठीक है। P1 कितना है आपका 750, P2 आपको कैलकुलेट करना है, V2 कितना है आपका 180 एंड V1 है आपका 120। तो ये सॉल्व करके आ जाता है आपका, यानी कि P2 इज इक्वल टू 500 mm, ओके। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का यहाँ पर सिग्निफिकेंस दिया गया है, सिग्निफिकेंस, ओके। बॉयल्स लॉ प्रूव ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट, बॉयल्स लॉ से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को ड्राइव कर सकते हैं। क्या है ये देखिए, द गैसेज आर वेरी कंप्रेसिबल। गैस क्या होती हैं, बहुत ही कंप्रेसिबल होती हैं। द मोर इट इज़ कंप्रेस्ड द डेंसर इट बिकम। हम किसी भी गैस को जितना कंप्रेस्ड करेंगे वो उतनी ही डेंसर होगी, यानी कि उसकी डेंसिटी उतनी ही इंक्रीज करती जाएगी जितना हम उसको कंप्रेस करेंगे। एक कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ द गैस डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। हमें ये प्रूव करना है कि किसी भी फिक्स्ड मास ऑफ गैस के लिए, किसी भी फिक्स्ड मास ऑफ गैस के लिए एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो डेंसिटी होती है वो उसकी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ओके। अब देखिए इसको स्टूडेंट, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि D डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके, M/V के, ठीक है। ये आपको पता है कि डेंसिटी जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके, M/V के, यानी कि मास ऑफ अपॉन वॉल्यूम के। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, PV इज इक्वल टू K, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू K, यानी कि कांस्टेंट। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, वॉल्यूम V की वैल्यू निकाल लीजिए, तो V इज इक्वल टू हो जाता है आपका K/P, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1। अब ये जो आपकी B की वैल्यू आई है वॉल्यूम की, इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है। तो D इज इक्वल टू हो गया आपका क्या, MP/K, MP/K, वेयर M क्या है, कांस्टेंट मास है, K क्या है, कांस्टेंट है। तो M भी कांस्टेंट आपका और ये K भी कांस्टेंट, तो हम इसको एक न्यू कांस्टेंट नाम दे सकते हैं, यानी कि M/K इक्वल हो गया K डैश के, ये न्यू कांस्टेंट बन गया। तो अब आपका क्या हुआ, D इज इक्वल टू हो गया K डैश P के, D इज इक्वल टू K डैश P, जहाँ पर D डेंसिटी है और जो आपका P है वो प्रेशर है। अब ये जो एक न्यू कांस्टेंट K है, अब हम कांस्टेंट कब लगाते हैं, जब हम किसी प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि ये कांस्टेंट हटा देते हैं और इसकी जगह एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा देते हैं। तो ये आएगा आपका D डायरेक्ट प्रोपोर्शनल P के, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ द गैस डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ओके। यही आपका क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट आपका लॉ है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये क्या है देखिए, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट द V, यानी कि द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन। यानी कि प्रेशर कांस्टेंट होने पर किसी भी फिक्स्ड मास ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और हमें टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में लेना है। तो V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल T के, ठीक है। तो V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल T के।
तो क्या कर सकते हैं, V अपॉन टी इजिकल टू क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट, यानी कि V अपॉन टी इजिकल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर पर। ओके, इफ़ V1 इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट टेम्परेचर T1 and keeping the pressure constant, temperature is changed to T2, then volume will change to V2। स्टूडेंट, अगर मान लीजिए कि इफ़ V1 इज़ द वॉल्यूम ऑफ ए गैस, अगर किसी गैस का वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर T1 पर कितना है, V1 है, ठीक है। अब उस कंडीशन में उसका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इफ़ V1 इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट टेम्परेचर T1 एंड कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, यानी कि किसी कांस्टेंट प्रेशर पर अगर किसी गैस का वॉल्यूम V1 जो है वो टेम्परेचर, किसी गैस का वॉल्यूम T1 टेम्परेचर पर कितना है, V1 है। ओके, अब अगर हम क्या कर दें, टेम्परेचर चेंज कर दें, यानी कि टेम्परेचर T1 से कितना कर दें, T2 कर दें, तो उसका वॉल्यूम V1 से कितना हो जाएगा, V2। तो फॉर दिस केसेस V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, नोट करना है आपको कि टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, टेम्परेचर हमेशा किस में होना चाहिए, केल्विन में ही लेना है आपको। ओके, तो ये आपकी क्वेश्चन आ गई फॉर ए टू स्टेट ऑफ गैसेस के लिए V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, दैट इज़ चार्ल्स लॉ। यही क्वेश्चन आपको यूज़ करनी है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, ये आपको खुद से करना है, और बाकी के जो न्यूमेरिकल हैं इन दोनों लॉ के ऊपर वो आपको PDF में सेंड कर दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।